हेलो फ्रेंड्स, आई एम उत्कर्ष। स्वागत है आपका आज के वीडियो में हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है स्टडी विद उत्कर्ष वर्मा। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे जो हिंदी का पेपर है 2022 में जो पेपर हुआ है यूपी बोर्ड का, उसका आज हम सोल्यूशन देखेंगे। पेपर ये आप देख सकते हैं, इसका आज हम पूरा सोल्यूशन देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और लाइक से करना ना भूलें। तो आप ये देख सकते हैं, ये हिंदी का पेपर है, इसका कोड है 801 AG। पेपर का जो कोड है, यानी जो हिंदी का कोड है वो 901 है। यहाँ पर नोट में प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। समय इसका जो है 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक है 70 का। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे उत्तर नंबर 1, इस तरह से लिखेंगे। अब उसको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पहले पूछा है उत्तर नंबर 1 का यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे का। झूठा सच के लेखक रामविलास शर्मा है। यहाँ पर जो इसमें बताया कोई एक कथन सही है उसे पहचानना है। यहाँ पर जो 4 कथन दिए हैं, इसमें से हमके सही ऑप्शन या सही कथन ढूंढना है। तो पहला है झूठा सच के लेखक रामविलास शर्मा है। आवारा में सिंह एक उपन्यास है। महादेवी वर्मा एक उपन्यास लेखिका है। हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद्र हैं। तो इसका जो आंसर है वो है हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद्र हैं। इसका यही उत्तर होगा, क्योंकि महादेवी वर्मा एक कवयित्री हैं, उपन्यास लेखिका नहीं है। आवारा मसीहा के जो लेखक हैं वो आवारा जी यहाँ पर दिया है उपन्यास, तो ये आवारा मसीहा जो है एक जीवनी है। झूठा सच के लेखक जो यहाँ पर देख सकते हैं रामविलास शर्मा लिखा है, तो इसके जो लेखक हैं वो यशपाल हैं। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ये चौथा वाला सही है। तो यहाँ पर लिख देंगे चौथा। अब ये इतना आपको नोट करना पड़ेगा। हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद्र हैं। हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद्र हैं। इतना लिखकर आपको फिर यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट में टिक का निशान लगा देना है। तो ये पहला हो गया। फिर दूसरे में पूछे कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है। तो ऐसे ही उत्तर नंबर पहला का खा, इस तरह से आपको लिखकर फिर यहाँ पर ऑप्शन देख लेना है। यहाँ पर दिया है कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है। कलम का सिपाही तो पहला दिया है प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृत राय, हरिवंश राय बच्चन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो अमृत राय। फिर उसके बाद इसी तरह आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर निम्नलिखित में से किसी एक कृति के नाम बताइए। आषाढ़ का दिन, या क्या भूलूं कि याद करूं, रस मीमांसा, संस्कृत के 4 अध्याय। तो आषाढ़ का जो एक दिन है, इसमें से आपको किसी एक का लिखना है। तो किसी एक का आप लिख दीजिए। तो आषाढ़ का एक दिन जो है वो है मोहन राकेश का। फिर उसके बाद जो ये क्या भूलूं क्या याद करूं, ये है हरिवंश राय बच्चन। यहाँ पर मैं लिख दूं आषाढ़ का दिन मोहन राकेश। उसके बाद जो ये है क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन। इसी तरह आपको एक लिखकर यहाँ पर बता देना है। फिर उसके बाद जो रस मीमांसा है, इसके हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद संस्कृत के 4 अध्याय, इसके हैं रामधारी सिंह दिनकर। इस तरह से आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर ऐसे ही इतना ही आपको उत्तर नंबर 1 का खा, गा, घा, अंका ऐसे आपको लिख देना है। तो जो गा वाला एक हो गया, इसमें आपको किसी एक का लिखना है, तो आप किसी एक का लिख दिए। मैंने चारों का बता दिया है। सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक का नाम बताइए। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं धर्मवीर भारती। सूरज का 7वां घोड़ा, इसके धर्मवीर भारती लेखक हैं। उसने कहा था किस विधा की रचना है, तो उसने कहा था ये कहानी विधा की रचना है।
उसके बाद दूसरा, यहाँ पर दूसरा प्रश्न शुरू हो रहा है, यहाँ पर फिर से ऐसे लिख देंगे उत्तर नंबर 2 का इस तरह से लिख देंगे। फिर रीतिबद्ध काव्य धारा के किन्हीं दो कवियों के नाम। तो रीतिबद्ध काव्य धारा के जो 2 कवि हैं, किन्हीं 2 कवियों का लिख दीजिए। तो पहले हो गए केशवदास और दूसरे हो गए चिंतामणि त्रिपाठी। ये हो गया। अब खा यहाँ पर तो फिर से लिखेंगे उत्तर नंबर 2 का खा। फिर छायावाद की किन्हीं 2 प्रमुख विशेषताएं। तो इसकी जो विशेषताएं हैं वो है रहस्यवाद, दार्शनिकता। तो यहाँ पर दार्शनिकता और दूसरा है रहस्यवाद। इस तरह से आप लिख देंगे। फिर से जो गा है यहाँ पर फिर से ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर पूछा है प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है। तो इसके जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कैसे लिखना है। प्रिय प्रवास पहले लिखना है इस तरह, फिर उसके बाद यहाँ पर एक ऐसे तीर लगा देना है, फिर उसके बाद जो इसके रचनाकार है उनका नाम लिख देना है, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय। इस तरह से आपको लिख देना है। तो दूसरा समाप्त हो चुका। तीसरा यहाँ पर पूछे निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले आप ये जो गद्यांश दिया इसको पढ़ लीजिए। जैसे मैं ये पहला पढ़ रहा हूँ। कुसंग का जो सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, यानी उसे अपने लक्ष्य से हटाते जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहों के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो इसका जो संदर्भ है यहाँ पर पहले देख सकते हैं आप, इसका संदर्भ पूछा है। तो इसका जो संदर्भ है वो है, आप यहाँ पर लिखेंगे। पहले संदर्भ आपको लिख कर बता दूं मैं। यहाँ पर पहले लिख देना है उत्तर नंबर 3। अब अगर आप अथवा वाला सॉल्व करें तो यहाँ पर अथवा लिख देंगे ब्रैकेट में, और अगर आप ये अथवा के पहले वाला सॉल्व करें तो कुछ नहीं लिखेंगे, उत्तर नंबर 3 ऐसे लिख देंगे। फिर इस बाद यहाँ पर दिया है कुसंग का ज्वर। अभी सबसे पहले यहाँ पर संदर्भ पूछा है, तो यहाँ पर फर्स्ट लिख देंगे उत्तर नंबर 3 फर्स्ट। फिर इस बाद यहाँ पर संदर्भ हेडिंग डाल देना है। संदर्भ इसका कैसे लिखेंगे तो मैं बता रहा हूँ आपको। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अंतर्गत गद्य खंड में संकलित तथा यहाँ पर जो लेखक का नाम है उसे आप ब्लैक पेन से लिख दीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। तो जो मित्रता ये चैप्टर का नाम है, जो इसे आप भी ब्लैक से लिख देंगे। मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इस तरह से ये संदर्भ हो गया। अभी अगर जो आपको यहाँ पर गद्यांश का पूछा है, इसके आगे पूछेगा पद्यांश का। तो पद्यांश में आपको सिर्फ इतना कर देना है, इतना ऐसे ही संदर्भ रहेगा। यहाँ पर पद्य खंड कर देना और जिस पाठ से लिया होगा उसका रचयिता का नाम, फिर उसके बाद यहाँ पर उस पाठ का नाम ऐसे लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पर दिया है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो यहाँ पर देख सकते हैं इतना रेखांकित है ये। कुसंग का जो सबसे भयानक होता है, या केवल नीति और सदृष्टि का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। इतना तक आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका व्याख्या करना है। तो इसका मैं व्याख्या बता देता हूँ, उस तरह से आप लिख लीजिएगा। तो इसकी जो व्याख्या होगा, तो यहाँ पर जैसे कुसंग का जो सबसे भयानक होता है, तो यहाँ पर कुछ अपने तरफ से जोड़ कर लिखेंगे। शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है।
जैसे ये क्वेश्चन कौन सा सबसे भयानक होता है, इसका ये मतलब है जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है। इसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देती है। जैसे यहाँ पर दिया है, यह केवल नीति और सदी का ही नाश नहीं करती बल्कि बुद्धि का भी क्षय करती है। तो इसका यही मतलब है, जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो यदि इसका मतलब है अपने लक्ष्य से भटक रहा हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को भी नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी हर लेता है। उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। तो इसका व्याख्या हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, उपयुक्त गद्यांश में सत्संगति की क्या विशेषता बताई गई है। तो इतना आप पढ़ लेंगे, जब ये गद्यांश पूरा पढ़ लेंगे तो उसी में आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा, सत्संगति सहारा देने वाले बाह के समान होती है जो व्यक्ति की जीवन रक्षक और उसे उन्नति की ओर ले जाने वाली होती है। आप इसे जब गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको इसी में इसका उत्तर भी मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगला दिया है, किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो मैं आपको एक करके बता दे रहा हूँ। यहाँ पर जैसे उत्तर नंबर 4, उत्तर नंबर 4। अब उसके बाद यहाँ पर नंबर नहीं डालना है। अगर आप अथवा वाला कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं अथवा लगा है, अथवा वाला कर रहे हैं तो यहाँ पर अथवा लिख देंगे ब्रैकेट में करके, और कुछ नहीं तो यहाँ पर इसे रहने देंगे। फिर इसके बाद सबसे पहले यहाँ पर डालेंगे संदर्भ। संदर्भ आपको मैंने बताया भी से, यहाँ पर इसके पहले वाले में उत्तर में मैंने बताया था प्रस्तुत पद्यांश, यहाँ पर एक गद्यांश रहेगा उसमें। और यहाँ पर जब ये पद्य का देख सकते हैं आप, ये काव्य सौंदर्य भी अष्टक कीजिए यानी पद्यांशों का। तो पद्यांशों के अनुसार यहाँ पर आप लिख देंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अंतर्गत काव्य खंड। यहाँ पर गद्य नहीं लिखना है आपको, यहाँ पर चौथे क्वेश्चन में काव्य हो जाएगा। काव्य खंड में संकलित तथा अब जिस पाठ से लिया गया है, जैसे ये वाला है शीश जटा उर बाहु विशाल, ये लिया गया है तुलसीदास के वन पथ पर नामक शीर्षक से लिया गया है जो कवितावली के अंतर्गत आता है। और जो दूसरा अथवा वाला है, ये आप इसमें एक ही करिए। जैसे मैंने मान लीजिए मैं इसका नहीं जानता तो आप इसका ही लिख दीजिए। तो जैसे मैंने यहाँ पर बताया, आप लेखक का नाम लीजिए यानी तुलसीदास का नाम लिख दीजिए। फिर उसके द्वारा रचित ग्रंथ कवितावली से उसमें जो शीर्षक है उसका नाम है वन पथ पर, तो वन पथ पर नामक शीर्षक से लिया गया है। आप इतना लिख देंगे, संदर्भ आपका कंप्लीट हो गया। फिर इसको यहाँ पर लिखेंगे हम व्याख्या। अब इसमें जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर शीश जटा उर बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछी सी भौहें, तून सरासन बांध धरे, तुलसी बनमार्ग में सुधि सौहें, सादर बारही बार सुभाए चिते, तुम त्यों हमरो मन मोहे, पूछती ग्राम वधु सियसो, कहो सावरे से सखी रावरे कौन। तो इसका जो व्याख्या होगा वो बता दे रहा हूँ आपको। ग्राम वधुएं सीता जी से पूछ रही हैं। जैसे यहाँ पर ग्राम वधुएं, ये इसको मैंने सबसे पहले ले लिया है। ग्राम वधुएं सीता जी से पूछ रही हैं जो सिर पर जटा धारण किए हुए हैं, जिनके वक्ष स्थल और भुजाएं विशाल हैं, नेत्र लाल हैं और भौहें तिरछी से हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं शीश जटा उर बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछी सी भौहें, यानी जिनकी भौहें तिरछी हैं, जो तरकस धनुष और बाण धारण किए हैं, इस वन मार्ग में बहुत शोभायमान हो रहे हैं, जो सहज स्वाभाविक रूप में बड़े सम्मान के साथ बार बार तुम्हारी ओर देखते हुए हमारा मन भी आकर्षित कर रहे हैं। हे सखी, ये सबसे लास्ट में, हे सखी तुम हमें यह बताओ कि ये सुंदर सांवले रूप वाले तुम्हारे कौन लगते हैं। ये देख सकते हैं आप, इसका व्याख्या हो गया। अब इसको बाद यहाँ पर दिया है काव्यगत सौंदर्य भी स्पष्ट करना है। तो काव्यगत सौंदर्य में आपको इतना लिख देना है, यहाँ श्री राम के रूप और मुद्रा का सुंदर वर्णन हुआ है। और उसके बाद रस, छंद, अलंकार, भाषा, शैली लिख देना है। तो इसमें जो रस होगा श्रृंगार रस, छंद सवैया छंद, और अलंकार होगा वो सर्वत्र अनुप्रास अलंकार, भाषा होगी सुकोमल यानी सुकोमल ब्रज भाषा, और शैली होगी इसकी मुक्तक शैली। आप इतना लिख देंगे।
तो ये आपका 4, 1, 5, 1, 6 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और जैसे मैंने इसका व्याख्या बताया था, तो व्याख्या में 2, 2, 4, 6 नंबर इसका आपको मिल जाएगा। इतना अगर आप लिख देंगे। फिर इसके बाद अगले में कहा है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप जयशंकर प्रसाद का लिख दीजिए, या राजेंद्र प्रसाद का लिख दीजिए, या रामचंद्र शुक्ल लिख दीजिए, किसी एक का आप लिख दीजिए। तो यहाँ पर 3 नंबर आपको इसका मिल जाएगा। फिर इसके बाद इसके अगले में पूछा है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो तुलसीदास का लिख दीजिए, या तो आप सूरदास का लिख दीजिए, बिहारी लाल का दीजिए। इसमें किसी एक का आप लिख देंगे तो 3 नंबर ये आपका पक्का हो जाएगा। इसे आप लिख लीजिएगा। बहुत अच्छे से लिखेंगे तो 3 नंबर ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। लेकिन उसमें यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर कहा है कि उनकी जीवन परिचय देते हुए आपको जीवन परिचय भी देना है। फिर उसके बाद साथ में उनकी किसी एक रचना का नाम लिख देना है। रचना हेडिंग डाल कर नीचे उनकी किसी रचना का नाम लिख देंगे। 3 नंबर ये आपका पक्का हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर दिया है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश। अब संस्कृत का पोर्शन आ गया। संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सही व्याख्या हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो संदर्भ जो इसका होगा वो होगा प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश। हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के अंतर्गत संस्कृत खंड में संकलित तथा संस्कृत खंड में संकलित। अब उसके बाद यहाँ पर चैप्टर का नाम लिख देंगे आप। भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। तो ये होगा इसका संदर्भ। फिर इसके बाद जो इसका प्रसंग रहेगा वो होगा प्रस्तुत गद्यांश में भारतीय संस्कृति की गतिशीलता और उसके लचीलेपन के बारे में बताया गया है। इतना आप प्रसंग लिख देंगे। फिर इस बाद जो इसका व्याख्या होगा, व्याख्या जैसे देख सकते हैं अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते मानव जीवन संस्कृतुर्म ऐसा यथा समयम नवा नवा विचारधारां स्वीकरोति नवां शक्ति च प्राप्नोति अत्र दुराग्रह नास्ति यति युक्तं कल्याणकारी च तदत्र सहर्षं गृहीतं भवति। एतस्याः गतिशीलतायाः रहस्यं मानवजीवनस्य शाश्वतमूल्यस्य निहितं तद् यथा सत्यस्य प्रकृति सर्वभूतेषु संभावः विचारेषु औदार्यम आचार्य दृढ़ता चेति। ये देख सकते हैं आप। तो इसका मैं इसी का व्याख्या करूँगा। तो व्याख्या हो जाएगा इसका, हमारी संस्कृति सदा गतिशील रही है। मानव जीवन की शुद्धि करने के लिए यह समयानुसार नई नई विचारधारा को स्वीकार कर लेती है और नई शक्ति को प्राप्त करती है। इसमें कोई दुराग्रह नहीं है। जो युक्ति संगत और कल्याणकारी करने वाला है वह इसमें हर्ष सहित ग्रहण किया जाता है। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन में सदा रहने वाले मूल्यों में स्थित है, जैसे कि सत्य का सम्मान, सभी प्राणियों के प्रति समान भाव, विचारों में उदारता और आचरण में दृढ़ता। तो इसका ये व्याख्या हो गया। इतना लिख देंगे तो ये 4 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। अब इसके बाद इसके नीचे एक श्लोक दिया है, श्लोक का अर्थ लिख देंगे तो 4 नंबर इसका पक्का हो जाएगा। इसमें से किसी एक को करना, क्योंकि यहाँ पर अथवा लगा हुआ है। अब उसके बाद अपनी पाठ्यपुस्तक में से किसी एक श्लोक का नाम लिख दीजिए जो इसमें क्वेश्चन पेपर में ना आया हो। तो आप लिख दीजिए, जैसे कोई भी एक श्लोक लिख दीजिए तो उसका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। फिर इसके बाद संस्कृत में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। अब यहाँ पर लिख देंगे आप उत्तर नंबर 7 का खा। ऐसे पहले लिखने तो पहले यहाँ पर लिख देंगे कुत्र मरणम मंगलम भवति। तो यहाँ पर हो जाएगा वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति। फिर पुरुराजा केन सह युद्धम अकरोत। तो इसका हो जाएगा पुरुराजा अलछेन्द्रेण सह युद्धम अकरोत। फिर उसके बाद यहाँ पर ज्ञानम कुत्र संभवति। तो इसका हो जाएगा ज्ञानम सर्वत्र संभवति। यहाँ पर आप सर्वत्र कर दीजिए, बस हो गया। चंद्रशेखरा का आसीत। चंद्रशेखरा प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ता चीज। फिर उसके बाद यहाँ पर करुण रस, हास्य रस या उपमा अलंकार, रूपक अलंकार या रोला छंद, सोरठा छंद। तो इसे आप लिख देंगे दोनों, किन्हीं एक को लिखना है। इसमें ये देख सकते हैं 3 खंड यहाँ पर बना हुआ है, जिसमें एक में पूछा है करुण रस या हास्य रस, किन्हीं एक को लिखना है, परिभाषा लिखनी है उसकी। फिर उसके बाद उसका एक उदाहरण लिख देना है। तो आप लिख देंगे। फिर उसके बाद उपमा या रूपक अलंकार का लिखना है, किसी एक का लिखना है, अथवा क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है देख सकते हैं आप तीनों में। तो किन्हीं एक को लिखना है। अगर आप उदाहरण
और परिभाषा अच्छी से लिख देंगे तो आपका ये 2 नंबर पक्का हो जाएगा, और ये तीनों को मिलाकर 6 नंबर, ये आपका पक्का हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर दिया है निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। तो यहाँ पर पहला है, जैसे देख सकते हैं इसका ये 6 नंबर का पक्का हो जाएगा। निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। तो यहाँ पर पहला हो गया अन, उप, सु, अभि, अधि, सह। तो यहाँ पर पहले मैं अन का बता दूं, अन से अनौसर, फिर इसका हो जाएगा उपकार, सुशिक्षा, फिर इसके बाद अभिमान, सहयोग, और इसका अधिनियम, यहाँ पर सहयोग। ऐसे आप लिख देंगे, यानी ऐसा शब्द आपको बनाना है जिनके आगे ये आसानी से जोड़ सके। जैसे इसका मैं बताया अभी अनवसर, अन धर अवसर, ये अनवसर हो गया। फिर उसके बाद उपकार, सुशिक्षा, अभिमान, फिर अधिनियम, सहयोग। इस तरह से ये किन्हीं 3 का बनाना है आपको। यहाँ पर 6 दिया है और 6 में से किन्हीं 3 का बनाना है, और ये तीनों एक एक नंबर के हैं। तो आप इन तीनों को लिख देंगे तो 3 नंबर का ये पक्का हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों के प्रयोग से एक एक शब्द बनाइए। तो आई, ता, हट, वट। तो इनको आपको लास्ट में लगाना है। कोई वर्ड, कोई शब्द लिखना है और उसके लास्ट में लगाना है। तो जैसे इसका है आई यानी लंबाई, लंब धन आई, लंबाई। ता तो सुंदरता, और उसके बाद ये इसका हट, तो इसका हो जाएगा घबराहट। फिर इसके बाद वट, और इसका हो जाएगा बनावट। तो अगला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह तथा समास का नाम लिखिए। कौन सा समास है, समास विग्रह का आपको करना है, और उसके बाद कौन सा समास है। तो पहला है उत्थान पतन। तो उत्थान पतन में जो है वो द्वंद्व समास है, उत्थान धन पतन यानी उत्थान पतन, इसमें द्वंद्व समास। फिर इसके बाद चौराहा यानी चार राह, तो इसमें हो जाएगा द्विगु समास। फिर इसके बाद जीवन मरण, जीवन मरण में यहाँ पर हो जाएगा द्वंद्व समास। फिर इसके बाद त्रिभुज जो है इसमें हो जाएगा द्विगु समास। फिर इसके बाद यहाँ पर अगले में पर्यायवाची पूछा है, किन्हीं 2 का पर्यायवाची आपको लिखना है। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं बादल, पुत्री, गणेश, कमेल, कमल। तो इसके बाद जो बादल है, बादल का हो जाएगा मेघ और घन। फिर इसके बाद जो पुत्री है उसका हो जाएगा नंदनी, तनया। फिर इसके बाद जो गणेश है इसका हो जाएगा लंबोदर या विनायक। 2 आपको लिखना है, तो 2 मैं बता रहा हूँ। फिर इसके बाद जो कमल हो जाएगा उसका रहेगा जलज और पंकज, या पर्यायवाची हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर किन्हीं 2 शब्दों का तत्सम रूप लिखना है। तो यहाँ दिया है तद्भव रूप दिया है और इसका तत्सम लिखना है। जैसे यहाँ पर धुआं, तालाब, जेठ, आग। तो धुआं का जो हो जाएगा तत्सम वो हो जाएगा धूम्र। फिर इसके बाद तालाब का तड़ाग, जेठ का ज्येष्ठ, फिर उसके बाद आग का अग्नि। फिर उसके बाद ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर संधि विच्छेद करना है। तो इसके हो जाएगा प्रतिधन एक, प्रत्येक, स्वागतम, सुधन, आगतम, तथैव, ततिधन एव, तथैव। फिर उसके बाद पित्राज्ञा, पितृधन आज्ञा। फिर उसके बाद यहाँ पर दिया है किसी एक शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप निकला है। 2 दिया है, इनमें में से आपको यहाँ पर अथवा लगा है, तो यहाँ पर या तो मधु का लिखना है तो नदी का, फिर उसके बाद दूसरे में फल का लिखना है या तो मति का लिखना है। ये 2 नंबर का, ये 2 नंबर का पक्का हो जाएगा। तो मधु का पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप जो होगा वो होगा मधुभ्या। फिर उसके बाद यह नदी का आप लिखना चाहते हो नदीभ्या। मधु और नदी का एक ही तरह का है। फिर उसके बाद जो फल का होगा फलेभ्या, और इसका मति का होगा मतिभ्या। फल का और मति का इसका सेम है, और मधु और नदी का इसका सेम है। फिर इसके बाद निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक धातु के लकार, पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर पहला है अपठाम। तो अपठाम में जो लकार होगा वो होगा लंग लकार। फिर उसके बाद पुरुष जो होगा वो उत्तम पुरुष, और वचन होगा जो बहुवचन होगा। फिर इसके बाद हसत में होगा लट लकार, मध्यम पुरुष, बहुवचन। फिर इसके बाद पठता में लट लकार, प्रथम पुरुष, द्विवचन। फिर इसके बाद हसेत, तो हसेत में विधिलिंग लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। तो ये यहाँ तक हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर अगला दिया किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो पहला है राम घर जाता है। तो राम घर जाता है, रामा गृहम गच्छति। फिर इसके बाद विद्या विनय देती है, विद्या ददाति विनयम, वह किताब पढ़ती है। सा पुस्तकम पठति, यहाँ पर सह नहीं लिखना है आपको, सा लिखना है। फिर इसको वाराणसी एक प्रसिद्ध धार्मिक नगरी है। तो वाराणसी एक प्रसिद्ध धार्मिक नगरी अस्ति, यहाँ पर दिया पहले ही आपको दे दिया था किन्हीं 2 वाक्यों का लिखना है, तो 2 वाक्य आप लिख दीजिए कोई भी। फिर इसके बाद अगला दिया है किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। आतंकवाद की समस्या, जनसंख्या नियंत्रण,
नियंत्रण और उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण और मेरे प्रिय कवि। तो यहाँ पर मुझे जो लगता है आप लोग लिख पाएंगे सबसे अच्छा जो है वो पर्यावरण प्रदूषण, क्योंकि इसके बारे में बहुत कुछ लिखा जा सकता है। इसकी रूपरेखा बनाकर आप बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा, ये 6 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने दिया है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। यहाँ पर का खंड में अब आपको ये खंड काव्य आ गया, इसमें जिले के हिसाब से बटा है। तो जो यहाँ पर रहता है श्रावस्ती जिला या बहराइच जिला, तो यहाँ पर जो रहता है वो मेवाड़ मुकुट रहता है। तो मेवाड़ मुकुट में जो रहेगा वो ये आप लोग लिख लीजिएगा। इसमें 2 प्रश्न दिए हैं और इसमें में से किसी एक का लिखने, जैसे पहला है मेवाड़ मुकुट के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। फिर उसका दूसरा है मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर उसके चौथे सर्ग का कथानक संक्षेप में लिखिए। तो इसमें से किन्हीं एक को आप कर देंगे तो ये 3 नंबर आपको मिल जाएगा। अभी देख सकते हैं ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो चुका है, ये 2022 का पेपर था। तो आपने देखा मैंने किस तरह भी पेपर को सॉल्व कराया है। ये जो 2022 का पेपर है, जो 2022 में यूपी बोर्ड का जो पेपर हुआ है इसका ये पेपर है। इसका जो पेपर कोड है वो है 901 और इसका जो सीरीज है वो 801 kg है। और ये 2022 का पेपर है, हिंदी का पेपर है। मैंने इसका पूरा सोल्यूशन बताया है, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक से जरूर कर दें। थैंक यू दोस्तों।